जरा सोचिए कि सुबह का सूरज उग रहा है। हाँ। और उसकी सुनहरी और गर्म किरणें त्वचा को छूती हैं। लेकिन गर्माहट देने के बजाय वे उस त्वचा को एकदम सख्त करने लगती हैं। बाप रे। हाँ, मतलब खून जो है हाँ। वो धूल में बदल जाता है। हाँ। और शरीर का मांस एक ठोस पत्थर का रूप ले लेता है, जो कि बहुत खौफनाक है। बिल्कुल। सूर्यगढ़ की राजकुमारी कनकलता हर एक दिन इसी सच्चाई का सामना करती है। वो रात के अंधेरे में एक जीती जागती इंसान होती है, लेकिन दिन के उजाले में एक बेजान पत्थर। हम अक्सर ऐसी खूबसूरत और मजबूत दिखने वाली इमारतों को देखते हैं ना। बाहर से सब कुछ एकदम आदर्श और सुरक्षित लगता है। हाँ, जिनकी वास्तुकला बेमिसाल होती है। लेकिन क्या हो अगर उस इमारत की नींव में ही दीमक लगी हो? अच्छा। बाहर से तो दीवारें चमक रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा राज उस इमारत की सबसे कीमती चीज को खोखला कर रहा है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी शराब के पीछे छिपे मनोविज्ञान को खंगालने जा रहे हैं। और हमारा जो मिशन है इस चर्चा में वो है राजा भवानी प्रताप के नैतिक विकास को समझना। मतलब एक ऐसा पिता जो अपने अतीत के भयानक अपराध बोध और अपनी बेटी के प्रति असीम प्रेम के बीच एक हिंसक मानसिक युद्ध लड़ रहा है। सही कहा। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ये केवल कोई जादू या तिलिस्म की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव मस्तिष्क और हमारे कर्मों के काम करने के तरीके का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। ये कहानी इस बात की पड़ताल करती है कि क्या किसी भयानक पाप को छिपाने का बोझ कभी किसी इंसान को सच में शांति से जीने दे सकता है। एक दबा हुआ राज तो एक शांत ज्वालामुखी की तरह होता है, जो आखिरकार फटता ही है। हाँ, और हमेशा इंसान की सबसे कमजोर, सबसे नाजुक नस पर वार करता है। तो इस ज्वालामुखी के फटने की जो तीव्रता है उसे समझने के लिए हमें राजा के जीवन के उस गहरे विरोधाभास को देखना होगा। मतलब राजा भवानी प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उनकी प्रजा भगवान की तरह पूजती थी। मंदिरों में उनके नाम के जयकारे लगते थे। बिल्कुल। लेकिन इस सुनहरे और परोपकारी मुखौटे के पीछे एक बेहद ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल छिपा था। 20 साल पहले की बात है। सत्ता की अंधी भूख। हाँ, सत्ता की भूख में उन्होंने महल के रसोइये के साथ साजिश की और अपने बड़े भाई को धीमा जहर देकर मार डाला, जो कि गद्दी के असली हकदार थे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, जब एक सिद्ध तपस्वी ने उनके इस राज को जान लिया तो राजा ने उस बेगुनाह तपस्वी की भी हत्या करवा दी। और 20 साल बाद जब एक और बूढ़ा साधु महल में आता है और राजकुमारी कनकलता को चेतावनी देता है कि इस महल की दीवानों में एक पाप पल रहा है, तो वो एक ट्रिगर का काम करता है। कनकलता का दिन में पत्थर बनना इसी चेतावनी के तुरंत बाद शुरू होता है। तो मेरा सवाल ये है कि एक इंसान का दिमाग इतने बड़े विरोधाभास को कैसे संभाल सकता है? मतलब एक तरफ वो एक क्रूर हत्यारा है जिसने सगे भाई और एक निर्दोष की जान ली। हाँ, और दूसरी तरफ वो एक ऐसा कोमल पिता है जो अपनी बेटी के पत्थर बन जाने पर फूट फूट कर रोता है, उसे सीने से लगाता है। क्या एक ही इंसान के दिमाग में एक शातिर अपराधी और एक प्यार करने वाला पिता एक साथ कैसे रह सकते हैं? देखिए, वे रह सकते हैं, और मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहा जाता है। अच्छा। हाँ, ये तब होता है जब किसी इंसान के काम और उसके मूल्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, जिससे दिमाग में एक भयानक तनाव पैदा होता है। तो दिमाग उस तनाव से कैसे निपटता है? इस तनाव से बचने के लिए इंसान का दिमाग अपराध स्वीकार करने के बजाय एक समानांतर वास्तविकता बना लेता है। राजा अभी अपने नैतिक विकास के सबसे निचले स्तर पर है, जिसे डिनायल यानी इनकार की अवस्था कहते हैं। वो सच मानना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। जब कनकलता पहली बार उस तपस्वी की चेतावनी के बारे में पूछती है तो राजा का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके हाथ कांपते हैं। लेकिन वो सीधे झूठ बोल देता है। हाँ, वो उस चेतावनी को बकवास करार देता है। उसने उस हत्या की याद को अपने दिमाग के किसी गहरे अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया है और खुद को यकीन दिला दिया है कि वो बस एक दयालु राजा है और एक अच्छा पिता ही उसकी असली पहचान है। मतलब उसने अपराध बोध से बचने के लिए खुद को ही बेगुनाही का यकीन दिला दिया। लेकिन कनकलता का श्राप उस मानसिक सुरक्षा चक्र को तोड़ देता है। एकदम। जब वो पत्थर की मूर्ति में बदलती है तो राजा हताश हो जाता है, राजवैद्य बुलाता है, पंडितों को बुलाता है, तांत्रिकों की फौज खड़ी कर देता है। हाँ, वो हर बाहरी उपाय आजमाता है। लेकिन जब कनकलता रात में इंसान बनकर अपने पिता की आंखों में देखती है तो उसे जवाब शब्दों में नहीं मिलता।
उसे जवाब पिता की आंखों से टपकने वाले उस अनकहे डर में मिलता है। सही कहा। अब देखिए, यहाँ मुझे राजा के कामों में एक बहुत बड़ी विसंगति नजर आती है। कैसी विसंगति? अगर राजा अपनी बेटी से सच में उतना ही गहरा प्रेम करता था जितना वो रोकर दिखा रहा था, तो उसने महीनों तक अपनी बेटी को एक पत्थर की कैद में क्यों तड़पने दिया? उसने तुरंत अपना गुनाह क्यों नहीं कबूल कर लिया? क्या उसकी ये चुप्पी ये साबित नहीं करती कि उसका खुद को बचाने का स्वार्थ बेटी के प्रेम से कहीं ज्यादा बड़ा था? बिल्कुल। देखिए, ये जो आंतरिक द्वंद्व है, यही राजा के नैतिक लकवाग्रस्त होने का मुख्य कारण है। राजा को अच्छी तरह पता है कि इस श्राप की जड़ क्या है। वो जानता है कि बेटी उसकी महत्वाकांक्षा की कीमत चुका रही है। हाँ, लेकिन यहाँ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी खुद को बचाने की मूल प्रवृत्ति उसके नैतिक कंपास पर हावी हो गई है। वो एक शॉर्टकट खोज रहा है, एक ऐसा शॉर्टकट जिससे वो बिना कोई कीमत चुकाए अपनी बेटी को ठीक भी कर ले और सजा से भी बच जाए। एकदम ठीक कहा आपने। इंसान का दिमाग अक्सर मूल कारण को नष्ट किए बिना केवल लक्षणों का इलाज करने की कोशिश करता है। क्योंकि मूल कारण को सुधारने के लिए तो इंसान को अपना ही अहंकार नष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। राजा प्रायश्चित तो चाहता है, लेकिन वो उस प्रायश्चित की भारी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। वो 10 उम्मीद में बैठा है। हाँ, कि शायद कोई तांत्रिक या जड़ी बूटी उसकी बेटी को ठीक कर देगा और उसका भयानक राज भी हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। उसे बेटी को तड़पता देखकर दर्द तो हो रहा है, बहुत गहरी पीड़ा हो रही है, लेकिन अपना सिंहासन छिन जाने का डर और जिन लोगों ने उसे भगवान माना है, उनकी नजरों में हत्यारा कहलाने का खौफ, ये बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। ये उसके अहंकार और उसके पितृत्व के बीच का निर्मम युद्ध है। तो जब रक्षक ही अपने डर के कारण इस तरह पंगु हो जाता है, तो एक खालीपन आ जाता है और ऐसे में पीड़ित को ही सत्य की खोज के लिए आगे आना पड़ता है। कनकलता की यात्रा यहीं से शुरू होती है। हाँ, जो इस नैतिक चक्रव्यूह को तोड़ती है। जब उसे एहसास होता है कि पिता तो डर से जमे हुए हैं, तो वो खुद जिम्मेदारी लेती है, पड़ोसी राज्य के राजकुमार वीरध्वज की मदद से, जो महल में छिप कर आता है। बिल्कुल, उसकी मदद से वो अतीत के पन्नों को पलटना शुरू करती है और वे दोनों महल के सबसे पुराने माली हरिया को ढूंढ निकालते हैं। हरिया वो पात्र है जो उन 20 सालों की खाई को पाटता है। वो अतीत के उन खौफनाक पलों का चश्मदीद गवाह है। हो सकता है कि महल की राजनीति के कारण उसकी चुप्पी खरीद ली गई हो या उसे डराया गया हो। लेकिन वीरध्वज एक बाहरी व्यक्ति है। हाँ, उस पर महल के दबाव का असर नहीं होता और वो आखिरकार हरिया से वो सच उगलवा लेता है कि कैसे राजा ने अपने भाई को जहर दिया और तपस्वी को मरवाया। मतलब इस सच का कनकलता के दिमाग पर जो असर हुआ होगा, जरा सोचिए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। अगर किसी इंसान को अचानक पता चले कि उसके बचपन का जो प्यारा और सुरक्षित घर है, उस घर की हर एक ईंट किसी बेगुनाह की कब्र से चुरा कर लाई गई है, ऐसे में वो इंसान क्या करेगा? क्या वो उस घर से नफरत करेगा या उस पिता से? ये एक अकल्पनीय मानसिक प्रताड़ना है। लेकिन जब वीरध्वज ये खौफनाक सच कनकलता को बताता है, तो वो चीखती नहीं है। वो न रोती है, न अपने पिता को कोसती है। बस एक गहरी दर्दनाक शांति में चली जाती है, क्योंकि वो महसूस करती है कि दिल के किसी गहरे कोने में उसे ये सच पहले से पता था। और कब्र की ईंटों वाला आपका ये रूपक कनकलता की मानसिक स्थिति को बहुत गहराई से समझाता है। अच्छा, हाँ, ठीक उसी घर की तरह राजा को लगा था कि अगर वो उस नींव पर पिता के प्यार और अच्छे प्रशासन की दीवारें खड़ी कर देगा, तो नींव में दबे हुए भूत हमेशा शांत रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वे कभी शांत नहीं रहते और कनकलता का शांत रह जाना उसकी हार नहीं है। ये उसकी परिपक्वता है, असाधारण भावनात्मक परिपक्वता। वो उस आघात को क्रोध में बर्बाद करने के बजाय उसे आत्मसात करती है और यही शांति उसे राजा के अंतिम नैतिक जागरण के लिए एक मजबूत उत्प्रेरक बना देती है। वो गुस्से में अंधी होकर कोई कदम नहीं उठाती, नहीं, बल्कि पूरी तार्किकता के साथ अपने पिता को घेरती है। वो बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उनके सामने एक सीधा विकल्प रखती है। या तो वो खुद अपनी मर्जी से ये सच स्वीकार करे, या फिर वो कल भरे दरबार में इस सच्चाई को पूरी प्रजा के सामने उजागर कर देगी। क्योंकि वो ये समझ चुकी है कि ये श्राप जादू से नहीं, किसी धोखे और पाप की ऊर्जा से चल रहा है। कोई भी तांत्रिक किसी नैतिक पतन से पैदा हुई बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। इसका एकमात्र इलाज सत्य है। और ये अल्टीमेटम देकर कनकलता अपने पिता के उस शॉर्टकट वाले भ्रम को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। वो राजा को एक ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर देती है जहां से दो रास्ते नहीं चुने जा सकते। उसे चुनना ही होगा, या तो अपना अहंकार और सत्ता
या अपनी बेटी का जीवन। और ये द्वंद्व कहानी के सबसे शक्तिशाली दृश्य में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। आधी रात का वो दरबार। हाँ, ये दृश्य बहुत नाटकीय और प्रतीकात्मक है। राजा भवानी प्रताप आधी रात को पूरी प्रजा, मंत्रियों और अपनी बेटी को बुलाते हैं। वहां उन हजारों लोगों के सामने जो उन्हें देवता मानते थे, वो अपना मुखौटा उतारकर फेंक देते हैं। वो खुलेआम एक एक शब्द स्वीकार करते हैं कि उन्होंने गद्दी के लालच में अपने भाई को जहर दिया और तपस्वी की हत्या करवाई। इसके बाद वो अपनी तलवार म्यान से निकालते हैं और उसे राज सिंहासन के साथ त्याग देते हैं। और जैसे ही वो ये सब करते हैं, सुबह की पहली किरण महल पर पड़ती है और कनकलता का श्राप टूट जाता है। वो हमेशा के लिए इंसान बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन इस दृश्य को लेकर मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता है। क्या सवाल? क्या इस तरह सार्वजनिक रूप से अपना अपमान करवाना, हजारों लोगों के सामने खुद को नंगा करना ही प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता था? क्या वो अपने महल के एकांत कमरे में बैठकर ईश्वर से माफी नहीं मांग सकते थे, या फिर अपना नाम बताए बिना गुप्त रूप से कोई बहुत बड़ा दान पुण्य करके इस कर्मचक्र को संतुलित नहीं कर सकते थे? वो खुला दरबार क्यों जरूरी था? देखिए, एकांत में मांगी गई माफी या गुप्त रूप से किया गया दान पुण्य अक्सर हमारे अहंकार को बचाए रखने का एक बहुत ही चालाक तरीका होता है। अच्छा। राजा का पाप कोई व्यक्तिगत या निजी गलती नहीं थी। वो हत्या विशेषतः एक सार्वजनिक पद के लिए की गई थी। मतलब सत्ता और सिंहासन के लिए? हाँ, प्रजा पर अधिकार पाने के लिए। सच्चा प्रायश्चित समरूपता की मांग करता है। प्रायश्चित का स्तर पाप के स्तर के बराबर होना चाहिए। अगर कोई पाप सत्ता और सम्मान पाने के लिए किया गया है, तो उस पाप का संतुलन तभी हो सकता है जब उस सत्ता और सम्मान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। इसका मतलब है कि जिस हथियार या पद के लिए अपराध किया गया, उसी की बलि चढ़ानी होगी। जब तक वो सिंहासन पर बैठा था, वो उस हत्या का मुनाफा कमा रहा था। एकदम सही। बंद कमरे में मांगी गई कोई भी माफी उस भौतिक सच्चाई को नहीं बदल सकती थी कि वो आज भी उसी खूनी सिंहासन का सुख भोग रहा है। सार्वजनिक कबूलनामा उसकी अहंकार के विध्वंस का अंतिम चरण था। उसे उस झूठी पहचान को पूरी तरह से खत्म करना था जिसे उसने 20 सालों तक बचा के रखा था। और सुबह की पहली किरण के साथ श्राप का टूटना इस बात का प्रतीक है कि धोखे के गहरे अंधेरे को अंततः सत्य के प्रकाश ने चीर दिया। बिल्कुल। राजा का ये अंतिम निर्णय साबित करता है कि जब बात बिल्कुल हद पर आ गई, तो एक पिता की पहचान ने एक राजा की पहचान और उसके अहंकार को हरा दिया। लेकिन श्राप टूट चुका है, सूरज उगाया है। इसके बाद के जो भावनात्मक हालात हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चाई सामने आने के बाद का दृश्य बहुत मार्मिक है। राजा अब राजा नहीं रहा। वो अपनी सभी उपाधियों से मुक्त होकर फर्श पर सिर झुकाए बैठा है। कनकलता उसके पास आती है और जब वो अपनी बेटी से माफी मांगता है, तो कनकलता का जवाब किसी परियों की कहानी जैसा नहीं है। वो कहते हैं कि माफ करने का अधिकार केवल ईश्वर का है, इसलिए वो उसे माफ नहीं कर सकती। लेकिन वो इतनी हिम्मत जुटाकर सत्य बोलने के साहस का गहरा सम्मान करती है। यह दृश्य याद दिलाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम बदले नहीं जा सकते। हाँ। बचपन में पिता की जो एक आदर्श रक्षक वाली छवि कनकलता के मन में थी, वो अब हमेशा के लिए टूट चुकी है। उनका रिश्ता अब बचपन की उस मासूमियत पर नहीं टिका है। यह एक बहुत ही पारदर्शी लेकिन गहरे घावों से घरे रिश्ते में बदल गया है। कनकलता अब अपने पिता को किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि एक खामियों वाले इंसान की तरह देखती है। एक ऐसा इंसान जिसने सत्ता के लिए राक्षस जैसे काम किए, लेकिन अंत में अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद अपनी दुनिया तबाह करने की हिम्मत भी दिखाई। मतलब अब उनके बीच कोई भ्रम नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। एक दूसरे को उनकी असली सच्चाई के साथ देख रहे हैं। और ये यथार्थवादी अंत इस बात पर जोर देता है कि न्याय और प्रायश्चित कभी भी अतीत को मिटा नहीं सकते। राजा को अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। वो अपना राज्य छोड़कर काशी चला जाता है। पिता और पुत्री का रिश्ता बच तो जाता है, लेकिन उसका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। सत्य ने उन दोनों को आजाद तो कर दिया, लेकिन इसके लिए एक बहुत भारी कीमत वसूली गई। तो राजा भवानी प्रताप की ये यात्रा मनोविज्ञान के एक बहुत शक्तिशाली दर्पण का काम करती है। ये साबित करती है कि झूठ और फरेब की बुनियाद पर बनी जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना सजी हो, वो अंदर से खोखली ही रहती है। उस धोखे को बनाए रखने में ही इंसान की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। और अक्सर सबसे मुश्किल काम ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अपने खुद के काले सच का सामना करना, चाहे उसकी व्यक्तिगत कीमत कुछ भी क्यों न हो। तो इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले आइए इस लोक कथा से बाहर निकलकर थोड़ी अपनी जिंदगी पर भी विचार करें। पत्थर के बन गए हों, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये सोचने वाली बात है
कि क्या वे ठहराव वाले पल सच में बाहर से आए हुए कोई श्राप हैं? या फिर वे किसी ऐसे कड़वे सच का परिणाम है जिसे हम खुद से और इस दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है। क्या हमारी अपनी जिंदगी की मजबूत दिखने वाली नींव में भी कोई ऐसा ही राज रूपी दीमक तो नहीं लगा है, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है? इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मानव मस्तिष्क और सत्य के इस भारी बोझ की गहराइयों को हमारे साथ खंगालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही विषयों पर गहराई से बात करते रहेंगे। तब तक के लिए